माँ, मैं अकेला वहां कैसे रहूंगा? विशाल की आवाज में एक कमजोर सी कंपकंपी थी, जैसे किसी अज्ञात भय के साए उसे अपनी लपेट में ले रहे हों। उसकी आंखों में घर से बिछड़ने का दुख और नए माहौल का डर साफ झलक रहा था। उसकी माँ, देविया ठाकुर, जो अपने बेटे की इस स्थिति से भली भांति परिचित थी, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। उसका लहजा ममता की लोरी जैसा नरम था। अकेले कहाँ रहोगे बेटा? उसने विशाल को करीब किया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। तुम्हारी आंटी नीना त्रिपाठी है ना? और अंकल प्रकाश त्रिपाठी भी तो हैं। वे दोनों तुम्हारा इतना ख्याल रखेंगे कि तुम्हें हमारी कमी महसूस भी नहीं होगी। बस 1 महीने की तो बात है। अब तुम्हारा परीक्षा केंद्र लखनऊ में बना है और इसके लिए वहां जाना तो पड़ेगा ना बेटा। देव्या ने शांत आवाज में समझाया। विशाल ने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर अपनी आखिरी दलील पेश की। लेकिन माँ, मामा रमेश गुप्ता भी तो वहीं रहते हैं ना? मैं उनके यहाँ रह लूंगा। वे भी तो हमारे रिश्तेदार हैं। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद यह दलील काम कर जाए, मगर देवया ने तुरंत और एक अटल लहजे में उसकी बात काटी। तुम्हारी मामी प्रमिला? उसका लहजा व्यंग्यात्मक नहीं था, लेकिन उसमें एक परिपक्वता थी। वह तुम्हें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम्हें तो याद है ना, वह पिछली बार जब हम मामा के घर गए थे तो प्रमिला ने कैसे मुंह बनाए थे। नीना की बात अलग है बेटा। वह मेरी बचपन की सहेली है। हमने एक साथ पढ़ाई की है, एक साथ खेले हैं। वह मुझे अपनों से कहीं बढ़कर है। उसने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारी पैदाइश के दिन से वह तुम्हारे लिए एक माँ की तरह है। नीना की अपनी औलादें नहीं हैं, लेकिन वह तुम्हें अपनी औलादों की तरह ही प्यार करती है। तुम्हें याद है ना, वह कैसे तुम्हारे हर जन्मदिन पर चाहे कहीं भी हो तुम्हारे लिए तोहफे भेजती है। फिर तुम नीना से इतना क्यों शर्माते हो? तौबा है विशाल, तुम्हारा यह शर्मीलापन कब खत्म होगा? अपने आप को बदलो विशाल। मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता खाए रहती है। क्या बनेगा तुम्हारा आखिर? देव्या ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, जैसे उसकी सारी परेशानियां उसके बेटे के इस शर्मीलेपन की वजह से पैदा होने वाली उलझनें वहीं सिमट आई हों। विशाल का व्यक्तित्व और पारिवारिक पृष्ठभूमि। मेरा नाम विशाल वर्मा है। मेरे पिता संजय वर्मा एक ईमानदार और मेहनती इनकम टैक्स अफसर हैं। माँ देव्या एक सादी और शफीक घरेलू महिला हैं, जो अपने घर और परिवार को अपनी पूरी जिंदगी समझती हैं। हम 3 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझसे छोटा अरूप है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की वजह से मशहूर है। और सबसे छोटा सचिन है, जो अभी बहुत छोटा है, लेकिन अपनी शरारतों से सबका दिल बहलाता है। पिताजी का काम ऐसा है कि उनका तबादला होता रहता है। हम भी पिता के साथ उत्तरी भारत के विभिन्न शहरों में रहते हैं। हम तीनों भाई अलग अलग शहरों में पैदा हुए। मेरी पैदाइश लखनऊ की है, लेकिन पिता के बार बार तबादलों की वजह से हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता था। हम कभी किसी एक स्कूल में ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे, जिसकी वजह से मुझे दोस्त बनाने में भी दिक्कत होती थी। सालाना इम्तिहान करीब थे जब पिता का लखनऊ से कानपुर तबादला हो गया। अब मुझे लखनऊ में आंटी नीना, जो कि माँ की बचपन की सहेली थीं, उनके घर पर रहना था। मुझे 1 महीना उनके घर पर गुजारना था। मैं बहुत शर्मीला लड़का हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। पिता भी अपनी तबीयत में किसी हद तक गंभीर हैं। माँ और पिता अक्सर मुझे छेड़ते हुए कहते थे कि ऊपर वाले ने हमें बेटी नहीं दी, लेकिन विशाल बेटी की कमी पूरी कर देता है। इतना शर्मीला। मैं उनकी बातों पर शर्म से लाल होकर झेंप कर रह जाता था। नीना, मैं इस लड़के का क्या करूं? मैं तो इसके शर्मीलेपन से परेशान हो गई हूँ। देव्या ने नीना आंटी के गले लगते हुए कहा। उसकी आंखों में बेटे के लिए एक गहरी चिंता थी। क्या हुआ देव्या? नीना आंटी ने देव्या को प्यार से थामकर मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी आवाज में शफकत और मोहब्बत थी। लड़कियों से भी गया गुजरा है, इतना शर्मीला? देव्या ने विशाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाय, काश इसकी जगह बेटी पैदा हुई होती। आज बेटी की कमी तो महसूस न होती। पिता संजय वर्मा प्रकाश अंकल के साथ खुद भी हंस पड़े, और नीना आंटी मुझे हंसते हुए देख रही थीं। उनकी मुस्कुराहट में एक प्यार भरी शरारत थी। मैं शर्माते हुए निगाहें झुकाए बैठा था। मेरा चेहरा उस वक्त तप रहा था। नीना आंटी बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करती थीं। यह उनकी ममता भरी फितरत थी। जब मैं पैदा हुआ था तो नीना आंटी ने मुझे सबसे पहले अपनी गोद में उठाया था। वह यह बात हर बार याद दिलाती थीं। नीना आंटी मेरी सालगिरह का दिन कभी नहीं भूलती। पिता का किसी भी शहर में तबादला हो और मेरी सालगिरह का दिन आ जाए, वह अगर खुद न पहुंच पाए तो उनकी तरफ से तोहफे जरूर पहुंच जाते हैं। ये उनका मुझसे बेजोड़ प्यार का सबूत था, लेकिन फिर भी मैं उनसे आज भी बहुत शर्माता था। शायद यह मेरे बचपन की आदत थी, जो अब मेरी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। देवया, तुमने अच्छा किया कि इसे मेरे हवाले कर दिया। नीना आंटी ने विशाल की तरफ देखते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। इसका सारा शर्मीलापन निकाल दूंगी मैं। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। पिता, माँ और मैं उस वक्त नीना आंटी के खूबसूरत घर में थे।
मेरा कपड़ों और किताबों से भरा हुआ बैग मेरे पास था। आज से मुझे नीना आंटी के घर में रहना था। एक अनजाना सा डर और एक हल्की सी खुशी, दोनों मेरे दिल में एक साथ मौजूद थीं। नीना और प्रकाश, प्रेम की एक आदर्श कहानी। नीना आंटी माँ की हमउम्र थीं, मगर अपनी छोटी बहन जैसी लगती थीं। वह अपनी नाजुक और दिलकश शख्सियत की वजह से हर एक को प्रभावित करती थीं। मैं आंटी नीना को 4 साल के बाद देख रहा था। पिछली बार जब हम लखनऊ आए थे तो मैं बहुत छोटा था। 3-4 साल पहले वाली नीना आंटी और आज की नीना आंटी में कोई खास फर्क नहीं आया था। उनकी त्वचा अब भी चमकदार और उनका अंदाज हमेशा जवान था। नीना आंटी का खूबसूरत चेहरा हरदम ताज़ादम रहता था, जैसे उस पर वक्त का कोई असर न होता हो। उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो उनके दिल की पवित्रता और प्रेम को जाहिर करती थी। अंकल प्रकाश और नीना आंटी का प्रेम दुनिया भर के शादीशुदा जोड़ों के लिए एक महान मिसाल था। खास तौर पर आज के दौर में जब बेऔलादी जैसे नासूर की वजह से पति पत्नी का प्रेम भी जुदा हो जाता है। दोनों की शादी को 16 साल हो गए थे, मगर उनका प्रेम आज भी उतना ही ताज़ा और गहरा था। क्या कहने प्रकाश अंकल के प्रेम के। उन्होंने नीना आंटी को कभी किसी चीज की कमी तक का एहसास न होने दिया था। अंकल एक मजबूत स्तंभ की तरह नीना आंटी के साथ खड़े रहते थे। नीना आंटी मेरी माँ देवया की सबसे गहरी, सबसे अजीज सहेली थीं। दोनों की आदर्श प्रेम देखकर लोग ईर्ष्या करते थे। ये दोनों लखनऊ में एक साथ पली बढ़ीं, एक साथ स्कूल गईं, एक साथ कॉलेज गईं और एक साथ यूनिवर्सिटी तक गईं। यहाँ तक कि दोनों की शादियां भी 15 दिन के अंतराल के बाद हुईं। ये उनके मुकद्दर की खूबी थी कि वे जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ रहें। अंकल प्रकाश का हार्डवेयर का कारोबार था, जो शहर भर में मशहूर था। वह एक बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए और जिंदा दिल इंसान थे। बात बात पर ठहाके लगाना उन पर खत्म था। उनकी शख्सियत में एक खास चमक थी जो हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जैसी तबीयत नीना आंटी की थी, हूबहू वैसी ही अंकल प्रकाश की भी थी। दोनों में एक अजीब सी सामंजस्यता थी। नीना आंटी और प्रकाश अंकल को देखकर हर देखने वाला बेख्तियार कह उठता था कि रब ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। ये एक ऐसा बंधन था जो सिर्फ तकदीर ही बना सकती थी। नया घर, विशाल का आगमन। उनका घर इंदिरा नगर में था, एक विशाल और खूबसूरत बंगला जहां सिर्फ आंटी और अंकल ही रहते थे। घर में हर चीज सलीके से रखी हुई थी और हर कोने में एक सुकून और प्यार महसूस होता था। और अब उनके बीच तीसरा व्यक्ति शामिल हो गया था, यानी कि मैं, विशाल वर्मा। 1 महीने के लिए आंटी और अंकल के शयन कक्ष के साथ वाला कमरा मेरे लिए खास तौर पर व्यवस्थित किया गया था। यह कमरा काफी बड़ा था और इसमें सभी सुविधाएं मौजूद थीं। एक बड़ी एलसीडी, एक शक्तिशाली एसी, एक आरामदायक स्टडी टेबल और एक नरम व गद्देदार बिस्तर। आंटी ने मेरे लिए फ्रिज को दूध, ताजे फल, विभिन्न प्रकार की चॉकलेट्स और आइसक्रीम से भर दिया था, जैसे वह मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा को जानती हो। ये तुम्हारा अपना घर है विशाल, अगर तुम जरा भी शर्माते हो तो बहुत डांट लगाऊंगी, समझ गए? आंटी ने बहुत प्यार से मगर पुख्ता लहजे में मुझ पर अपना हक जताया। उनकी आंखों में शफकत के साथ एक प्यारी सी धमकी भी थी। चलो आओ तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाऊं। आंटी की मनमोहिनी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी दिलकशी थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। आंटी का घर बहुत ही खूबसूरत था। ग्राउंड फ्लोर पर एक विशाल टीवी लाउंज था जहां हम सब मिलकर बैठ सकते थे। एक मेहमान कक्ष और 3 खूबसूरत शयन कक्ष थे। एक बड़ा गैराज था जिसके साथ ड्राइवर रूम भी मौजूद था। घर का लॉन बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूलों के पौधे और एक हरा भरा घास का कालीन बिछा हुआ था। इसमें एक फोल्डिंग झूला भी लगा हुआ था, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैं और तुम्हारे अंकल रोजाना इसमें झूला झूलते हैं, आंटी ने खुशगवार लहजे में बताया। आंटी मुझे पहली मंजिल पर ले गईं जहां एक बड़ा स्टोर रूम था, 2 और खूबसूरत शयन कक्ष, एक आधुनिक किचन और एक और टीवी लाउंज था। ये घर इतना विशाल था कि इसमें एक बड़ा परिवार भी आराम से रह सकता था। आंटी मुझे छत पर ले गईं। छत भी साफ सुथरी थी। वहां एक बड़ी पानी वाली टंकी रखी हुई थी। एक छोटा सा स्टोरनुमा कमरा था, उसमें पलंग रखे हुए थे। मैं हैरान हो रहा था कि घर में इतने सारे कमरे थे, लेकिन इतने बड़े घर में सिर्फ अंकल और आंटी रहते थे। पड़ोसियों से मुलाकात और विशाल की शर्म। हाय नीना! अचानक यह आवाज सुनाई दी। मैंने सामने देखा। साथ वाले घर की छत पर एक आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थीं। नीना आंटी और उनके घर की छत एक ही मालूम हो रही थी। बीच में कोई पर्दा या दीवार नहीं थी। यह इस बात की निशानी थी कि उनके आपस में गहरे संबंध थे। हेलो नताशा! नीना आंटी मुस्कुराती हुई बोली। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। ये क्यूट लड़का कौन है? नताशा आंटी ने विशाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नीना आंटी मुझे देखकर बोली, ये देवया का बेटा है, मेरी बचपन की सहेली का। नताशा आंटी की मुस्कुराहट उभरी। देवया,
वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? नताशा आंटी की निगाह मुझ पर थी, जैसे वह मुझे गौर से देख रही हों। नीना आंटी नताशा आंटी के करीब आ गईं। मैं भी उनके साथ ही था। हेलो, मैं नताशा हूँ। आंटी ने अपना परिचय कराया। उनकी आवाज़ में एक खास किस्म की नरमी थी। आंटी बहुत प्यार भरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर बोली, नताशा, विशाल यहाँ 10वीं के इम्तिहान देने के लिए आया है। जानती हो, ये क्यूट जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले मैंने इसे अपनी गोद में लिया था। आंटी बड़ी मोहब्बत से नताशा आंटी को मेरे बारे में बता रही थीं, जैसे मैं उनकी अपनी औलाद हूँ। छत पर शोर मचाते बच्चे भी आ गए। एक कोई 6-7 साल का था, दूसरा 3-4 साल का होगा। वे दोनों विशाल को जिज्ञासा भरी निगाहों से देख रहे थे। मैं और नीना आंटी छत से नीचे आ गए। आंटी मेरे साथ झूले में बैठ गईं और हम झूला झूलने लगे। आंटी मुझसे बातें करने लगीं। वह मुझे सवालों में उलझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं हमेशा की तरह बस हूँ, हाँ मैं ही जवाब दे रहा था। मेरी शर्म मुझे बोलने से रोक रही थी। विशाल, मैं इतनी देर से अकेली ही बोले जा रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे? तौबा है विशाल, तुम तो हद से ज्यादा शर्मीले हो। आंटी ने प्यार भरे लहजे में शिकायत की। गेट पर कार का हॉर्न बजा। एक लंबी सी गाड़ी गैराज में दाखिल हुई। तुम्हारे अंकल भी आ गए। आंटी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अंकल ने कार गैराज में पार्क की और हमारी तरफ आ गए। क्या हुआ है भाई? प्रकाश अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा। आंटी की अत्यंत प्यारी हंसी गूंजी और वह अंकल को झूले के एडवेंचर की कहानी सुनाने लगी। अंकल भी आंटी की बातों पर हंसने लगे। उनका यह साथ, ये हंसी मजाक, ये प्यार भरी नोक झोंक, सब बहुत खूबसूरत था। नीना आंटी और प्रकाश अंकल के बारे में मैंने माँ से जो कुछ सुना था, वह तो कुछ भी नहीं था। दोनों में बेपनाह प्रेम था, एक दूसरे के लिए संपूर्ण सम्मान और त्याग। प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस तरह की खास प्रेम बहुत ही दुर्लभ होता है। मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन मेरे सामने माँ पिता चाची मामा मामी और दूसरे कई रिश्तों की मिसालें मौजूद थीं। किसी में दूर दूर तक ऐसा प्रेम नहीं पाया जाता था। मेरे पिता भी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी माँ के साथ इस कदर खूबसूरत केमिस्ट्री नहीं थी। एक दूसरे के लिए यह निस्वार्थ लगाव नहीं था, खरीदारी और एक अनोखे प्रेम का प्रदर्शन। विशाल, आज तुम्हारा पहला दिन है। हम डिनर बाहर करेंगे और तुम्हारे अंकल की भारी जेब बहुत ज्यादा हल्की करेंगे। हमने बहुत सी शॉपिंग भी करनी है, आंटी ने खुशी से चहकते हुए कहा। खाना खाने के बाद हम हजरतगंज आ गए, लखनऊ का मशहूर शॉपिंग एरिया। विशाल, अपने लिए कपड़े पसंद कर लो। नीना आंटी यहाँ मेरे लिए कपड़े खरीदने आई थीं। हालांकि माँ ने कपड़ों का भरा हुआ बैग मुझे दिया था, सब नए कपड़े थे, मैंने एक बार भी नहीं पहने थे। मैंने हिचकिचाते हुए नीना आंटी को बताया, कोई ज़रूरत नहीं पुराने कपड़े पहनने की। नीना आंटी ने आंखें झपकाईं। वह पुराने नहीं आंटी, नए हैं। मैंने धीमे लहजे में, जैसे अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आके तो पुराने हो गए हैं ना? आंटी ने एक दिलकश हंसी हंसी। पसंद कर लो बेटा, तुम अपनी आंटी को नहीं जानते, वह यहाँ से 10-12 जोड़े खरीदे बिना नहीं निकलने वाली। अंकल ने ठहाका लगाया। उनकी हंसी बहुत ही संक्रामक थी। आंटी ने वाकई मेरे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 जोड़े सलवार कमीज पैंट शर्ट और पायजामे के खरीद लिए थे, जैसे वह मुझे पूरे 1 साल के कपड़े दिलवा रही हों। यहाँ से हम मशहूर पिस्ता हाउस आइसक्रीम पार्लर आ गए। पूरे रास्ते अंकल और आंटी में बहुत ही प्यारी नोक झोंक चलती रही। अंकल जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। कभी आंटी कार में सीडी प्लेयर बंद कर देती, कभी अंकल के कान मरोड़ने लगती। मैं शाम से दोनों के बीच एक बहुत ही अनोखा प्यार देख रहा था। दोनों की मोहब्बत बेमिसाल थी, एक ऐसी मोहब्बत जो दुनिया के किसी भी रिश्ते में शायद ही नजर आती हो। ऐसा प्यार तो कोई भी किसी से नहीं कर सकता था। मैं सोचने लगा, उनकी मोहब्बत में एक पवित्रता और गहराई थी। हम घर वापस आ गए थे। मैं अपनी शयनकक्ष में आ गया और कपड़े बदलकर पढ़ाई करने लगा। 3 दिन बाद मेरा पहला पेपर था। मेरे पहले दोनों पेपर्स अंग्रेजी के थे। मेरी अंग्रेजी की तैयारी बहुत अच्छी थी। मैं पूरा ध्यान से पढ़ाई कर रहा था। लगभग रात के 10 बजे का वक्त होगा कि आंटी मेरे कमरे में आ गईं। आंटी के खूबसूरत हाथों में दूध का एक गिलास था। आंटी की मुस्कान उनके खूबसूरत होठों पर थी, जो कमरे की रोशनी में और ज्यादा चमक रही थी। आंटी ने दूध का गिलास मेज पर रखा तो मैंने जल्दी से शर्म से निगाहें झुका लीं। विशाल, मैं दोबारा ताकीद कर रही हूँ और ये आखिरी बार है। आंटी ने लहजे में सख्ती लाए बिना प्यार से कहा। यह तुम्हारा अपना घर है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो शर्माना बिल्कुल नहीं। रात को भूख लगे तो फ्रिज में सब कुछ मौजूद है, बिना झिझक उठकर खा लेना। मेरी या अंकल की किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो हमारी शयनकक्ष का दरवाजा खुला रहता है। बिना झिझक अंदर आ जाना, समझ गए? वरना बेचैनी लगी रहेगी कि न जाने रात में कितनी बार उठकर तुम्हें देखने आना पड़ेगा। आंटी बड़े प्यार से कह रही थीं,
उनकी आवाज़ में ममता और एक अजीब सी फिक्र थी। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे लगा कि मैं वाकई अपने घर में हूँ। मैं 12 बजे तक पढ़ाई करता रहा। सुबह 7 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। सुबह उठकर मैंने शावर लिया और फिर पढ़ाई करने लगा। 9 बजे आंटी मेरे कमरे में आ गईं। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। तुमने कुछ खाया? नाश्ता किया? आंटी परेशान हो गईं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। विशाल! आंटी ने प्यार भरे गुस्से से मेरी जानिब देखा। शर्म से मेरी निगाहें झुक गईं। हद होती है विशाल। आंटी ने मेरे बाजू पकड़कर कुर्सी से मुझे उठाया और लाउंज में ले आईं। अंकल भी तैयार होकर अपनी शयन कक्ष से निकल रहे थे। उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी। प्रकाश, इस लड़के की हरकत देखो। नीना आंटी मेरी जानिब देखते हुए बोली। उनकी आवाज़ में हैरत थी। अंकल, विशाल क्या कर दिया तुमने? प्रकाश अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रकाश, मैं बहुत सीरियस हूँ। आंटी ने अंकल को घूरा। उनका चेहरा अब वाकई गंभीर था। सॉरी सॉरी। अंकल जल्दी से पीछे हट गए, जैसे वह आंटी के गुस्से से बच रहे हों। ये जनाब 7 बजे से उठे हुए हैं और अभी तक भूखे बैठे पढ़ाई कर रहे थे। ओह नो विशाल बेटा, ये बहुत बुरी बात है। अंकल को मैंने पहली बार सीरियस मूड में देखा। उनका लहजा भी गंभीर हो गया था। ये तुम्हारा अपना घर है बेटा। तुम इस तरह गैरों की तरह रहोगे तो हमें बहुत दुख होगा। इसे समझाओ। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नीना आंटी किचन में चली गईं। उनके चेहरे पर अब भी परेशानी थी। अंकल भी गंभीर लहजे में बोले। विशाल, अब अगली बार तुमने इसकी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। अंकल और आंटी का यह अनोखा प्यार, उनकी इतनी प्यारी नोक झोंक भी मुझे बड़ा मजा देती थी। ये एक दूसरे को किस तरह प्यार से तंग करते थे, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। आंटी नाश्ता लेकर मेरे साथ बैठ गईं और अपने हाथ से मुझे पराठा और ऑमलेट खिलाने लगीं। आंटी, मैं खुद खा लूंगा, मैंने धीमे लहजे में कहा, अपनी शर्म की वजह से नजरें झुकाए। हरगिज नहीं, आंटी तनक कर बोली। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। मेरी निगाह नीना आंटी के प्यारे चेहरे को देखने लगी, जहाँ नाराज़गी का नाम व निशान भी नहीं था, बल्कि एक दिलकश मुस्कान थी। मैं शर्माते हुए उनके हाथ से नाश्ता करने लगा। बाहर सफाई करने वाली बाई आई थी। मैं अपने कमरे में आ गया और पढ़ाई करने लगा। दोपहर का खाना भी आंटी ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। नीना आंटी एक बार फिर वही हरदम हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थीं। शाम को अंकल आए तो घर में खुशी वापस आ गई थी। रात का खाना भी आंटी ने मुझे अपने प्यारे हाथों से खिलाया। प्रकाश अंकल अपने चुटकुले छोड़ते हुए हमें खूब हंसा रहे थे। उनका मजाक बहुत दिलकश था। जिंदगी में बदलाव और प्रेम का एहसास। अगली सुबह मैं उठकर शावर लेते ही किचन का रुख किया। मैं अब ज्यादा आजाद महसूस कर रहा था। दूध का भरा चॉकलेट का पैकेट उठाया और कमरे में वापस आ गया। नीना आंटी मेरे कमरे में आईं तो दूध का गिलास और चॉकलेट देखकर बहुत खुश हुईं। वाह, आज तो तुमने खुद ही अपना नाश्ता कर लिया, उन्होंने खुशी से कहा। हम नाश्ते की टेबल पर थे। नीना आंटी अब भी मुझे अपने हाथ से नाश्ता करवा रही थीं। उनकी ममता अब भी बरकरार थी। प्रकाश अंकल बहुत प्यार से नीना आंटी और मेरी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अंकल नाश्ते से फारिग होते ही चाबियां उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ गए। नीना आंटी अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराती निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी। अंकल दरवाजे की जानिब रुक गए और मुड़कर मुस्कुराने लगे। आंटी ने प्यारी हंसी के साथ एक जोरदार ठहाका लगाया और हाथ हिलाते हुए चले गए। नीना आंटी ने मुझे बहुत प्यार से देखा और बोली, अब खुश? मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया था। मुझे उनकी यह हरकत बहुत पसंद आई थी। आंटी के प्यारे चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। मेरी निगाहें झुक गईं। तुम भी अपने अंकल की तरह चीटर हो। देखो फिर शर्मा रहे हो। आंटी की खूबसूरत और मधुर हंसी सुनकर मैं धीमे से मुस्कुरा दिया। दिन गुजरने लगे। प्रकाश अंकल और नीना आंटी की बेपनाह और खूबसूरत मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई थी। उनकी रोजाना की प्यार भरी नोक झोंक, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान और त्याग, ये सब देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी फिल्म में हूँ। मैं इम्तिहानों की तैयारी में बहुत व्यस्त हो गया। मेरे अंग्रेजी के पहले दोनों मुश्किल पेपर बहुत अच्छे हुए थे। अंकल मुझे इम्तिहानी केंद्र खुद लेकर जाते और 3 घंटे बाद मुझे वहां से पिक करने आ जाते। यह उनकी रोजमर्रा की रूटीन बन गई थी। मुश्किल पेपर हो गए थे। मेरी बाकी विषयों की तैयारी बहुत अच्छी थी। मेरा अगला पेपर 2 दिन बाद था, जो अपेक्षाकृत आसान था। शाम को मैं आंटी और अंकल के साथ लॉन में बैठा हुआ था। आज बहुत गर्मी और उमस का मौसम था। ऐसी की कूलिंग भी जवाब दे गई थी, जैसे गर्मी के इस हुजूम को कुछ भी ठंडा नहीं कर सकता था। अंकल ने लॉन में पेडेस्टल फैन लगाया था, जो हल्की हल्की हवा दे रहा था। हमेशा की तरह अंकल और आंटी में प्यार भरी नोक झोंक चल रही थी। उनकी हर बात में एक छेड़छाड़ और प्यार छुपा होता था। अचानक लाइट चली गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। लो जी, लगता है ट्रांसफार्मर खराब हो गया। ये काम लंबा पड़ गया है।
आज तो गर्मी भी अपनी उरूज पर है। अंकल हंसते हुए उठे और जनरेटर चलाने लगे। अब हमें आज खाना बाहर खिलाएंगे। अंकल जनरेटर चलाकर वापस आए तो नीना आंटी ने फौरन हुक्म जारी कर दिया। उनका लहजा एक मलिका जैसा था, जैसे वह हुक्म दे रही हों। चलिए हुजूर, मेरी क्या मजाल जो इनकार कर सकूं। अंकल अपनी ही बातों पर हंसने लगे। आप इनकार करने की मजाल रखते हैं? आंटी ने बड़े प्यार से अंकल को देखते हुए कहा। उनकी आंखों में एक शरारत थी। तौबा करें मल्लिका जी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। अंकल अत्यंत अदब से बोले। उनकी यह अदा नीना आंटी को बहुत भाती थी। नीना आंटी की प्यारी हंसी लॉन में बिखरने लगी। अंकल हमें चौक बाजार ले आए। आंटी और अंकल क्योंकि शुद्ध लखनऊ के निवासी थे, इसलिए वे लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों के शौकीन थे। मेरी माँ हमें फास्ट फूड को हाथ भी नहीं लगाने देती थीं, इसलिए यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। आज वीकेंड था। अंकल का प्लान था कि हम रात भर घूमेंगे, लेकिन आंटी ने मना कर दिया। आप मुझे और विशाल को घर ड्रॉप कर दें, हमें जल्दी सोना है, विशाल के पेपर हैं कल। अंकल हमें घर ड्रॉप करके चले गए। अंधेरे का डर और आंटी की हिम्मत। लाइट अभी तक ऑफ थी। नीना आंटी और मैं लाउंज में आकर बैठ गए। कमरे में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आंटी मुझे अपने और माँ के बचपन के किस्से सुनाने लगीं। उनकी बातों में एक अजीब सा जादू था। वह ऐसे सुनाती थीं जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो। अभी कुछ देर ही हुई थी कि जनरेटर भी बंद हो गया और गहरी तारीकी छा गई। ये वह लम्हा था जब मेरी बचपन की कमजोरी ने मुझे घेर लिया। मैं सहम गया। जनरेटर को क्या हो गया? यार, ऐसी भी कोई नहीं चल रहा। लॉर्ड भी नहीं था, फिर इस जनरेटर को क्या हो गया? ये क्यों बंद हो गया? मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मुझे बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। जब मैं बहुत छोटा था तो अंधेरा होते ही डरने लगता था, और यह डर अब भी मुझ पर हावी हो जाता था। आंटी ये बात जानती थीं। प्रकाश भी नहीं है, इसे अब कौन देखेगा? न जाने लाइट कब आएगी? नीना आंटी परेशानी से बोली। उनकी आवाज में भी एक हल्की सी घबराहट थी। विशाल, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास। मैं अभी मोबाइल की टॉर्च ऑन करती हूँ। अचानक आंटी की परेशानी में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। लगता है मेरा मोबाइल फोन भी कार में रह गया है। ये खबर सुनकर मैं और ज्यादा परेशान हो गया। लाइट भी नहीं है। कितनी बार प्रकाश को याद करवाया है। आने दो तुम्हारे अंकल को, आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। उनकी मुस्कुराहट मैंने महसूस कर ली थी। इस तारीकी में भी उनका मजाक बरकरार था। और टॉर्च कहाँ होगी? किचन में नहीं, शायद बेडरूम में। आंटी मुझे साथ लिए अपने बेडरूम में आ गई। वहां अंधेरे में दराज टटोल कर देखने लगी, लेकिन टॉर्च नहीं मिली। ओह गॉड! अब क्या करूं विशाल? छत पे चलते हैं, वहां सुकून होगा और शायद थोड़ी रोशनी भी हो। आंटी धीमी आवाज में बोली। आंटी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी गर्म हथेली ने मुझे कुछ सुकून दिया और हम बेडरूम से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगे। सीढ़ियों में एक गहरा घुप अंधेरा था। हर कदम एहतियात से उठाना पड़ रहा था। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आंटी से कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। अरे, मैं हूं ना। तुम अभी तक वही छोटे विशाल हो जो अंधेरा होते ही पूरा घर सर पर उठा लेता था। आंटी ने प्यार से मुझे छेड़ा। आंटी के घर की सीढ़ियां भी बहुत ज्यादा थीं। घुप अंधेरे में वहां तक पहुंचना वाकई मुश्किल था। आंटी को भी इस बात का एहसास हो गया था। चलो, लॉन चलते हैं, वहां हवा भी होगी। हम लॉन में आ गए और आंटी झूले पर बैठ गईं। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी और उमस हो गई थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन पहली या दूसरी तारीख का चांद भी किसी कोने में छुपा हुआ था। उसकी रोशनी भी नाम मात्र थी। यहाँ अंधेरा तो नहीं था, लेकिन रोशनी भी बहुत कम थी। साथ वाले घरों में शायद यूपीएस चल रहे थे। उनके गैराज की लाइट्स भी बंद थीं। गर्मी और उमस की इतनी शिद्दत थी कि पसीना बह रहा था। 1 घंटा गुजर गया था। आंटी किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या करूं? नताशा के घर जाऊं? वहां से प्रकाश को फोन कर लेती हूं। वह बड़बड़ा रही थी। बाहर बहुत अंधेरा है। प्रकाश ने भी सख्ती से मना कर रखा है, रात को किसी भी सूरत बाहर नहीं निकलना। हालात भी तो ऐसे हैं। मुझे तो इस वक्त लॉन में भी नहीं बैठना चाहिए था। मुझे प्रकाश को नहीं जाने देना चाहिए था। प्रकाश प्लीज, जल्दी वापस आ जाए। आंटी शायद खुद से ही बातें कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक बोली, विशाल, अंदर चल के बैठते हैं, यहाँ बहुत उमस है। आंटी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली थी। हमें बहुत प्यास लगी हुई थी, गला सूख रहा था। आंटी किचन की जानिब जाने लगीं। अब हमारी आंखें कुछ कुछ देखने के काबिल हो गई थीं। अंधेरे में कुछ कुछ नजर आने लगा था। आंटी ने फ्रिज से पानी की 3-4 बोतलें निकाल दी। आंटी मुझे लेकर मेरे कमरे में आ गईं। ठंडा पानी पीकर कुछ सुकून हुआ, जैसे रूह को ठंडक मिली हो। लाइट नहीं आने वाली, उफ तौबा! अब क्या करें विशाल? आंटी की प्यारी मनमोहिनी हंसी में महसूस कर रहा था। इस हालत में भी उनमें मजाक था।
आंटी ने मेरी कॉपी उठाई और उसे झुलते हुए मुझे हवा देने लगी। एक नरम सी ठंडी हवा मुझे बहुत सुकून देने लगी। लेकिन कब तक? आंटी का नाजुक हाथ थक गया था। उन्हें इसकी कहाँ आदत थी। कब नींद मुझे आई, मैं बेखबर रहा। मैं अंधेरे और गर्मी की परवाह किए बिना गहरी नींद सो गया। मेरी आंख खुली तो कमरे में रोशनी छाई हुई थी। रूम का एसी भी चल रहा था और मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। दिन के 11 बज गए थे। मैं कभी जिंदगी में इतना देर तक नहीं सोया था। रात ना जाने कितने बजे आंख लग गई थी, मुझे याद भी नहीं था। मैं शावर लेकर लाउंज में आ गया। लाउंज नीना आंटी की प्यारी प्यारी हंसी से गूंज रहा था और प्रकाश अंकल के ठहाके भी सुनाई दे रहे थे। नीना आंटी सोफे पर बैठी हुई थीं और अंकल उनके साथ मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखते ही नीना आंटी कहने लगीं, विशाल, उठ गए? आज तो तुमने रिकॉर्ड बना दिया। मैं आंटी से आंखें चुराने लगा। मेरा शर्मीलापन अब भी मेरे साथ था। प्रकाश अंकल मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगे। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी। आंटी हंसते हुए बोली, विशाल, मैंने तुम्हारे अंकल की खूब पिटाई लगाई है। रात हम दोनों गर्मी में जलते रहे और यह बाहर मजे करते रहे। सुबह 7 बजे वापस आए हैं। उनकी बातों में प्यार भरा शिकवा था। विशाल बच्चे, बहुत मुश्किल से माफी मिली है। तुम्हारी आंटी मुझे जनरेटर रूम में बंद करने लगी थी, प्रकाश अंकल ने मजलूमना अंदाज में कहा। नीना आंटी ने नाश्ता टेबल पर रखा और हम सब बैठ गए। यार विशाल, तुम वाकई बहुत शर्मीले बच्चे हो। प्रकाश अंकल हंसने लगे। मेरे सारे मुश्किल पेपर्स बहुत अच्छे हो गए थे। अब सिर्फ भारतीय इतिहास और हिंदी के आसान पेपर रह गए थे। अंकल और आंटी मेरा इस तरह ख्याल रखते थे, ये ख्याल मेरे पिता और माँ ने भी मेरा नहीं रखा था। मुझे घर से इम्तिहानी केंद्र ले जाना और वहां से घर वापस ले आना प्रकाश अंकल की रोजाना की ड्यूटी बन गई थी। वह मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझते थे। नीना आंटी और प्रकाश अंकल की दिलचस्प नोक झोंक मुझे अब बहुत मजा देने लगी थी। उनका प्यार, उनका एक दूसरे के लिए सम्मान और उनका खुशनुमा अंदाज मेरे लिए एक सीख था। प्रेम की गहराई, एक छिपा हुआ रहस्य। प्रकाश अंकल और नीना आंटी एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते थे, लेकिन मुझे महसूस होता था जैसे प्रकाश अंकल की जान नीना आंटी में बसती थी। वह नीना आंटी की जुबान से निकली हुई कोई भी बात पूरी करने में एक लम्हे की देरी भी नहीं करते थे। नीना आंटी कभी कभी बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह जिद पर आ जाती थीं और उनकी यह जिद बहुत ही प्यारी लगती थी। उस वक्त भी मैंने प्रकाश अंकल को एक पल के लिए भी झंझलाहट का शिकार होते हुए नहीं देखा। वह हमेशा नीना आंटी की खुशी में खुश होते थे। दोनों का प्रेम बेमिसाल था, एक दूसरे के लिए संपूर्ण त्याग और बलिदान का जज्बा। नीना आंटी एक छोटे बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती थीं, मुझे अपने हाथ से नाश्ता करवाती, खाना खिलाती थीं। वह मेरा बहुत ख्याल करती थीं। मुझे अपनी माँ भी भूल गई थी। उनका फ़ोन आता तो मैं उनसे बात कर लेता था, वरना मैं खुद से कभी उन्हें फ़ोन नहीं करता था। मेरी माँ नीना आंटी को फ़ोन पर हंसते हुए कहती, नीना, तुमने मेरे बच्चे पर क्या जादू कर दिया है, वह तो मुझे भूल ही गया है। आंटी की प्यारी प्यारी हंसी गूंजने लगती और वह कहती, दिव्या, अब विशाल सिर्फ मेरा है। खबरदार जो उसे मुझसे छीनने की कोशिश की। मेरी माँ नीना आंटी की बातों पर खूब हंसती। उनकी दोस्ती बहुत गहरी और खूबसूरत थी। मेरे हिंदी के पेपर्स भी हो गए थे। अब आखिर ही सिर्फ भारतीय इतिहास का पेपर था जो परसों था। मुझसे इम्तिहानों का बोझ हट गया था। मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। ये उसी रात की बात है। मैं पानी की बोतल लेकर वापस अपने कमरे में आ रहा था कि मैं आंटी की शयन कक्ष के करीब से गुजरा। अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दी, एक दबी दबी सिसकियों की आवाज़। मेरे कदम वहीं पर जम गए। मैं जिज्ञासा और परेशानी के आलम में वहीं रुक गया। शयन कक्ष का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से रोशनी भी छन छन कर बाहर आ रही थी, जो मुझे अंदर का मंजर देखने में मदद दे रही थी। मैं दरवाजे के साइड में खड़ा था और जो मैंने सुना उसने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। मेरी जान, प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें क्या हो गया है? प्रकाश अंकल की आवाज बहुत उदास थी। मैंने उन्हें कभी इतना गमगीन नहीं देखा था। उनका लहजा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह सब क्या हो रहा था? प्रकाश अंकल लगभग 1 माह से यहाँ थे। मैंने एक बार भी एक पल के लिए प्रकाश अंकल को उदास या गुस्से में नहीं देखा था। जब भी देखा, उनको हंसते हुए देखा था। मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा था, क्या मैं वाकई यह सब सुन रहा हूँ? लेकिन अभी तो इससे भी हैरत का आगाज हुआ था। प्रकाश, तुम बस दूसरी शादी कर लो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं माँ नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। नीना आंटी की आवाज में एक गहरा दर्द था। हर लफ्ज दिल से निकल रहा था। इसके बावजूद तुमने अपनी सारी मोहब्बतें मुझ पर न्यौछावर कर दी। मेरे माँ बाप, बहन भाई सब इस हकीकत से वाकिफ हैं। प्रकाश, अब मुझसे यह और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें इस तरह औलाद की खुशी से महरूम नहीं देख सकती। तुम शादी कर लो। प्रकाश, प्लीज शादी कर लो। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो। उनकी आवाज में दर्द था।
एक महान कुर्बानी देने का जज्बा। प्रकाश अंकल कितने महान इंसान थे, इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनका प्रेम, उनका त्याग, यह सब अविश्वसनीय था। नीना, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, प्रकाश अंकल ने भावनात्मक लहजे में कहा। उनकी आवाज में एक अटल इरादा था। मैंने तुमसे दिलो जान से ही नहीं, अपनी रूह की गहराइयों से भी मोहब्बत की है, और यह मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। दुनिया में कितने लोग बेऔलाद हैं, जिनकी औलाद है वह भी औलाद के हाथों तंग है। इसमें भी ऊपर वाले की कोई मसूलियत है कि उसने हमें बेऔलाद रखा। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं, मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती। मेरे लिए तुम दुनिया की हर नेमत से बढ़कर हो। मुझे दुनिया में तुमसे ज्यादा किसी से भी मोहब्बत नहीं है। अच्छा हुआ हमारी औलाद नहीं है, वरना मेरी मोहब्बत तकसीम हो जाती। तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानती? तुमको मेरी बात मानना पड़ेगी। यह कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था? कोई किसी से ऐसी मोहब्बत कर सकता है? मैं हक्का बक्का हैरान परेशान खड़ा था। नीना आंटी और प्रकाश अंकल कितने अच्छे थे, कितने प्यार करने वाले थे, कितना ख्याल रखने वाले थे। लेकिन उनकी जिंदगी का यह रुख बहुत ही दुखी था। उनकी इस तकलीफ ने मुझे भी अंदर से तोड़ दिया। शयन कक्ष की खामोशी टूट गई थी। अचानक प्रकाश अंकल की आवाज सुनाई देने लगी। नीना, मैं तस्लीम करता हूँ तुम मुझसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करती हो। मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए मामूली कुर्बानी दे रहा हूँ, जबकि तुम मुझसे कहीं ज्यादा त्याग कर रही हो। यह सब दौलत, यह ऐश ओ आराम, ये सब तुम्हारे कदम से ही तो है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बदल गई, जैसे तारिक दुनिया में रोशनी आ गई हो। तुम मेरे लिए कितनी खुशनसीब हो, तुम कभी जान नहीं पाओगी। प्रकाश अंकल की आवाज मध्यम पड़ने लगी। वह शायद जज्बात की शिद्दत से रो रहे थे। मैं भारी कदमों से अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। नीना आंटी और प्रकाश अंकल की मोहब्बत बेमिसाल ही नहीं, अविश्वसनीय भी थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ नीना और प्रकाश अंकल की बेपनाह मोहब्बत के बारे में सोच रहा था। नीना आंटी और प्रकाश अंकल की एक दूसरे के लिए मोहब्बत की शिद्दत के बारे में फैसला करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी था। प्रकाश अंकल ने नीना आंटी की मोहब्बत के लिए जो कुर्बानी दी थी, वह बहुत महान थी। लेकिन नीना आंटी जो अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देना चाहती थीं, वह शायद ही दुनिया की कोई औरत सोच भी सके। मैं दोनों के बारे में सोचता हुआ सो गया। उनकी मोहब्बत की गहराइयों में डूबा हुआ था। इम्तिहानों का अंत और एक नई खुशी। सुबह मैं शावर लेकर लाउंज में आ गया। नीना आंटी किचन में नाश्ता बना रही थीं। उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह चेहरे पर थी। मैं खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अंकल अपनी शयन कक्ष से निकल आए। अरे विशाल, तुम कब से यहाँ भूखे बैठे हो? तुम्हारी आंटी ने तुम्हें अभी तक नाश्ता नहीं दिया। वह मजाक कर रहे थे। विशाल, तुम कब उठे? भूख तो नहीं लगी? नीना आंटी की परेशानी मेरे लिए उनकी इतनी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं उनकी शफकत का आदी हो चुका था। मैं तो अभी अभी आया हूँ आंटी, मैं धीमे से बोला। बस 2 मिनट में नाश्ता ला रही हूँ। आपको नाश्ते के लिए इंतजार करना पड़ेगा, समझ गए? नीना आंटी बहुत प्यार से अंकल की जानिब देखकर बोलीं। उनके लहजे में एक खास छेड़ थी। हुजूर, आप हुक्म करें, हम भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। प्रकाश अंकल ने ठहाका लगाया। मैं इतनी भी सख्त नहीं। नीना आंटी की प्यारी प्यारी हंसी अपनी राग बिखरने लगी। मैं मासूमियत से दोनों को देख रहा था। उनके चेहरे पर जरा भर भी दुख या गम नहीं था, जो मैंने रात को सुना था। क्या मैंने रात को कोई ख्वाब देखा था? मुझे अपनी सुनने की शक्ति पर शक होने लगा। नीना आंटी अंकल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। आंटी नाश्ता लेकर आई तो अंकल बोले, विशाल, तुम्हें दिखाऊं हम दोनों कैसे नाश्ता करते हैं। जी नहीं, अब नाश्ता देर हो गया है, आपको भूख लगी होगी, जल्दी से नाश्ता करें। विशाल, कल तुम्हारा आखिरी पेपर है, तुम वापस चले जाओगे? मैं एक बार फिर तन्हा रह जाऊंगी। तुम्हारे आते ही इस घर में खुशियों की बहार आ गई थी। तुम यह खुशियों की बहार अपने साथ वापस ले जाओगे, यहाँ दोबारा खिजां का मौसम छा जाएगा। नीना आंटी के प्यारे चेहरे पर दुख के बादल छा गए। उनकी आंखों में एक नम आंसू था। आंटी, मेरे प्रैक्टिकल सभी तो हैं, उनके पूरे होने तक मैं यहाँ रहूंगा। नीना आंटी के इतने खूबसूरत चेहरे पर दुख के साए मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे। मुझे उनसे बिछड़ने का ख्याल भी बुरा लग रहा था। लेकिन तुम मेरे पास नहीं रहोगे ना? उनकी आवाज में मायूसी थी। मैं तुम्हें जबरदस्ती रोक भी तो नहीं सकती। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? तुम देव्या के जिगर का टुकड़ा हो। देव्या तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। उनका लहजा अब धीमा हो चुका था। विशाल, कल तुम्हारा आखिरी पेपर है ना? कल खूब सैर करेंगे, घूमेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, डिनर करेंगे, तुम्हारे अंकल का खूब खर्चा करवाएंगे, ठीक है ना? नीना आंटी का अचानक मूड बदल गया था। वह एकदम से खुश हो गईं। नीना आंटी बच्चों की तरह खुश हो रही थीं। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। आज मेरा आखिरी पेपर था और मैं बहुत उत्साहित था। आंटी ने प्रकाश अंकल को शाम के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया था और अंकल भी खुश थे।
पेपर खत्म हुआ तो मेरे दिमाग से एक बड़ा बोझ हट गया। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। शाम को अंकल ने हमें पूरे लखनऊ की सैर कराई। हम बड़े बड़े बाजारों से गुजरे, ऐतिहासिक स्थान देखे और नई नई चीजें खोजी। नीना आंटी ने वाकई मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग कर दी थी। एक नया आईफोन, एक लैपटॉप, एक आईपैड और एक प्ले स्टेशन। अंकल का बहुत खर्चा हो गया था, लेकिन मजाल है कि अंकल ने उफ भी किया हो। उलटा वह हंसने लगे, बोल रहे थे, विशाल बेटा, चाहो तो पूरा लखनऊ खरीद लो क्योंकि तुम्हारी आंटी बहुत अमीर हैं। नीना आंटी अपने लिए खुद से बहुत कम शॉपिंग करती थीं, लेकिन अंकल के लिए बहुत शॉपिंग करती थीं। अंकल जबरदस्ती नीना आंटी को शॉपिंग करवाते थे। आंटी के लाख मना करने के बावजूद अंकल उनके लिए बेहिसाब शॉपिंग करते थे। वह चीजें भी खरीद लेते थे जो आंटी कभी इस्तेमाल भी नहीं करती थीं, सिर्फ इसलिए कि आंटी को खुश कर सकें। दोनों की पति पत्नी की मोहब्बत का यह अंदाज भी बहुत खूबसूरत था। हमने मज़ेदार खाना खाया और आइसक्रीम खाने के लिए माल रोड पर आ गए। रात हम काफ़ी देर से घर पहुंचे। पेपर्स की चिंता खत्म हो गई थी। इस रात मुझे बहुत आराम की नींद आई। विशाल का भविष्य, लखनऊ में प्रवास। सुबह मैं उठ गया, लेकिन अब पढ़ना तो था नहीं, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटा रहा। मेरे अंदर एक नई आज़ादी का एहसास था। नाश्ते से पहले मैं शावर लेकर लाउंज में आ गया। अंकल नाश्ता कर रहे थे। वह मुझे देखकर बोले, विशाल, इम्तिहान का तनाव खत्म होते ही तुम्हारे चेहरे की रौनक बहाल हो गई है। मैं जब तुम्हारी उम्र में था, तनाव नहीं लेता था, अब दूसरे कामों में जो व्यस्त रहते थे। नीना आंटी की प्यारी प्यारी हंसी लाउंज में छा गई। उनकी हंसी से सारा घर गूंज उठा। विशाल, तुम वाकई हमेशा मेरे पास रहोगे? नीना आंटी ने एक उम्मीद भरी नजर से पूछा। जी आंटी, मैंने जवाब दिया। लेकिन कैसे विशाल? तुम अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास कैसे रह सकते हो? उनके लहजे में फिक्र थी। आंटी, हिंदुस्तान के सारे अच्छे कॉलेजेस तो लखनऊ में हैं, मुझे दाखिला तो यहाँ ही लेना पड़ेगा। मैंने उन्हें अपना इरादा बताया। पिता भी बोल रहे थे कि वह मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहते हैं, और वह भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। पिता यह भी बोल रहे थे कि वह अपने गोमती नगर वाले प्लाट पर घर बनवाना चाहते हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद हम उस घर में चले जाएंगे। मैंने आंटी को बताया तो आंटी के प्यारे प्यारे चेहरे पर खुशी की बहार छा गई। उनकी आंखें चमक उठीं। नीना आंटी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, वह जैसे हवा में उड़ रही थी। मैं अभी तुम्हारे अंकल को फोन करके बुलाती हूँ, वह सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। नीना ने अपना फोन उठाया और अंकल को कॉल की। प्रकाश, जल्दी से घर आ जाइए। उनकी आवाज में एक असाधारण जोश था। नीना, सब खैरियत तो है? प्रकाश अंकल की अत्यंत घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वह फौरन परेशान हो गए। बस आप जल्द ही घर आ जाइए। नीना आंटी ने फोन बंद कर दिया। 25 मिनट बाद प्रकाश अंकल घर आए। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। घर में दाखिल होते ही वह सीधे मेरी तरफ बढ़े। विशाल, तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? मैं पहली बार प्रकाश अंकल को इतना परेशान देख रहा था। उनकी बेचैनी मुझे भी महसूस हो रही थी। नीना, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। प्रकाश अंकल ने गहरी सांस ली। अब बस आज ही विशाल का दाखिला करवा दें। नीना आंटी बच्चों की तरह जिद करने लगी। प्रकाश ने बुलंद ठहाका लगाया। दाखिला करवा दिया और कोई हुक्म? अंकल बहुत प्यार से नीना आंटी को देखते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे करवा दिया? आप तो कॉलेज गए ही नहीं। नीना आंटी नाराज होते हुए बोली। उनके चेहरे पर बच्चों जैसी नाराजगी थी। विशाल बच्चे, कल तुम्हारे पेपर्स खत्म हुए हैं और आज ही तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलवाकर तुम्हारी प्यारी आंटी पूरी दुनिया की शैक्षिक इतिहास में एक नई तारीख रकम करना चाहती है। प्रकाश अंकल हंसने लगे। उनकी हंसी से घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं भी मुस्कुराने लगा। यह अत्यंत मासूम रूप मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। वह एक छोटी सी बच्ची की तरह जिद पर उतर आई थी। ऐसी बच्ची जिसकी जब तक जिद पूरी नहीं की जाती थी, वह अपनी जिद पर अड़ी रहती थी। बिल्कुल उस छोटी बच्ची की तरह जिद कर रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, विशाल का आज ही कॉलेज में दाखिला करवा देना। हार्टी जिद पर अड़ गई थी। लेकिन मजाल थी कि अंकल एक पल के लिए भी झंझलाए हों। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। हाँ विशाल, तुम्हारा दाखिला हो गया ना? अब तुम यहीं रहोगे, ठीक है? अंकल आंटी को कहने लगे। उनके लहजे में प्यार और मजाक दोनों थे। मैं मीटिंग में बहुत व्यस्त था, लेकिन तुम्हारा फोन आया तो मैंने एक लम्हे के लिए मीटिंग पर खास कर दी। हार्डवेयर की बड़ी डील होना थी। डील जाए भाड़ में, तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं। अंकल के लहजे में मोहब्बत की बरसात बरस रही थी। वह नीना आंटी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। मुझे अब बता देते, मैं इंतजार कर लेती। आंटी को अफसोस हुआ कि उन्होंने अंकल को परेशान किया। अंकल का फोन बजने लगा। मैं पहले से ही जानता था कि यह वही डील की कॉल होगी। अंकल ने फोन कान से लगाया और फोन बंद कर दिया। वह डील फाइनल हो गई है। तुम मेरे लिए कितनी खुशनसीब हो, तुम सोच भी नहीं सकती। अब आप ऑफिस चले जाएं। नीना आंटी की आवाज आई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अंकल का लहजा शरारत से भरपूर था।
तो फिर मुझे और विशाल को घुमाने ले जाएं। नीना आंटी की महकती हुई प्यारी हंसी गूंजी। यार मैं तो, अरे दिव्या को फोन कर लो। नीना आंटी को अचानक याद आया। वह भागकर शयन कक्ष में गईं और फोन ले आईं। माँ को फोन मिलाते ही वह मेरे दाखिले की बात करने लगीं। उनकी आवाज में खुशी थी। माँ हंसते हुए बोली, अरे नीना, व्यास कल ही बोल रहे थे कि अब नीना को और तकलीफ कैसे दें। विशाल का दाखिला तो लखनऊ में ही करवाना है। तुम तो जानती हो व्यास भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र हैं और उनकी शिद्दत से ख्वाहिश है कि विशाल का भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो जाए और वह भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र बने। जाहिर है गोमती नगर वाला घर बनने तक विशाल को कहीं तो रहना होगा। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि विशाल कहीं और रहेगा? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नीना आंटी की बातों पर फोन पर माँ हंस रही थीं और अंकल यहाँ ठहाके लगा रहे थे। मेरी तौबा नीना, आइंदा ऐसी बात भी मेरी जुबान से नहीं निकलेगी। विशाल अब तुम्हारा हुआ। माँ हंस हंस कर बेहाल हो रही थीं। हाँ, विशाल सिर्फ मेरा है। देखो तुम इसे यहाँ से कैसे ले जाती हो। माँ जोर जोर से हंस रही थीं। प्रकाश अंकल ने फोन आंटी के हाथ से लिया और बोले, दिव्या, तुम्हारी प्यारी सहेली तो बहुत अच्छी है। तुम्हारे बेटे का बहुत ख्याल रखती है। विशाल की नई शख्सियत और रिश्तों का सफर। नीना आंटी ने मेरी जिंदगी का बिल्कुल परफेक्ट विश्लेषण किया था। आंटी की एक एक बात सच थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी थी। मेरी आज तक किसी से दोस्ती नहीं हो सकी थी। स्कूल के अलावा माँ पिता मुझे कहीं जाने भी नहीं देते थे। माँ बोलती थीं, पराए लोग न जाने कैसे होंगे विशाल, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, किसी से दोस्ती नहीं करनी। माँ मुझे हर वक्त नसीहतें करती रहती थीं। दूसरे बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलता देखकर मेरा भी दिल शिद्दत से चाहता था कि मेरे भी दोस्त हों, मैं उनके साथ खेलूं, उनके साथ बात करूं। छोटी छोटी बातों से मैं डर जाता। क्लास फेलोज मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं हमेशा शर्मिंदा रहता था। पिता की जब भी नए शहर में ट्रांसफ़र होती तो मैं खुश हो जाता कि मेरे क्लास फेलोज से मेरी जान छूट गई और मुझे उनके मजाक से छुटकारा मिल गया। धीरे धीरे मैं अपनी ही खोल में बंद होता चला गया। यह अत्यंत शर्मीलापन मेरी आदत बन गया। शर्मीला मैं बचपन से ही बहुत था और उम्र के साथ साथ मेरा शर्मीलापन भी बढ़ता चला गया। मुझसे छोटा आरूप मुझसे बिल्कुल अलग था। वह बहुत खिलंदड़ा और शरारती बच्चा था। हर किसी से आसानी से घुल मिल जाता था। सबसे छोटा सचिन अब भी बहुत छोटा था, लेकिन वह भी बहुत शरारती और बेबाक था। विशाल, मेरी बातें सुन भी रहे हो या नहीं? किस सोच में गुम हो? नीना आंटी बहुत प्यार से बोल रही थीं। मैंने सर उठाकर देखा और एक धीमी सी मुस्कान मेरे होंठों पर थी। मैं अब वह पुराना विशाल नहीं था। मैंने अपने अंदर एक नई तब्दीली महसूस की थी। नीना आंटी और प्रकाश अंकल ने मुझे सिर्फ रहने की जगह नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने मुझे जिंदगी का एक नया रुख दिखाया था। मुझे प्यार और आत्मविश्वास से भर दिया था। मैं अब लखनऊ में रहूंगा उनके साथ और मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह थी विशाल वर्मा की कहानी। एक ऐसा युवक जिसने अपनी शर्म और डर पर काबू पाया और निस्वार्थ प्रेम के नए मायने समझे। नीना आंटी और प्रकाश अंकल की मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि कैसे रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसासात के होते हैं। उन्होंने विशाल को सिर्फ एक छत नहीं दी, बल्कि एक ऐसा घर दिया जहां उसे प्रेम, शफकत और अपनत्व मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज प्रेम और इंसानियत है। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिलों को छू गई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे।